नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर स्पोर्ट्सवेयर कंपनी है। सिर्फ 50 सालों से कुछ ज़्यादा अरसे में एक इंसान ने अपने बेहतरीन जूते बनाने के ख्वाब को एक ऐसी ग्लोबल कॉर्पोरेशन में तब्दील कर दिया जिसकी वैल्यू आज $100 बिलियन से ज़्यादा। आज के वीडियो में हम नाइकी के उन इब्तदाई दिनों में वापस जाएंगे और ये देखेंगे कि ये जादू कैसे हुआ और इसकी सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यह साल 1962 का साल था और फिल नाइट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन की थी। जैसा कि कोई भी बिजनेस ग्रेजुएट ये बता सकता है कि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल काम है, खासतौर पर अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया ना हो। लेकिन फिल के पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो यूनिवर्सिटी के दिनों में एक डिस्टेंस रनर था और उसने अपने बिजनेस की क्लास में एक आइडिया प्रपोज किया था। फिल ने यह देखा था कैसे जापानीज कैमरा ने अमेरिकन मार्केट को डोमिनेट किया है और जर्मन कैमरास को मार्केट से बिल्कुल बाहर कर दिया। उसने सोचा कि शायद जापानीज शूज भी इतने ही अच्छे होंगे और वो अमेरिका में प्यूमा और एडिडास को रिप्लेस कर सकते हैं, जो उस वक्त अमेरिका में बहुत ही मकबूल थे। अब बाय द वे एडिडास ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। खैर, अपने आइडिया को क्लास में प्रेजेंट करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर इस आइडिया के साथ ऑब्सेस हो गया कि उसने जापानीज शूज को अमेरिकन मार्केट में लेकर आना है। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी जापानीज शूज नहीं पहने थे और जो शूज उसने देखे थे वो भी अमेरिकन सोल्जर्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान से अमेरिका लेकर आए थे। लेकिन बहरहाल ये ख्याल उसको ये तसल्ली देता था कि उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ ली है। वो जानता था कि इस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए उसे जापान में कोई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, उनके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और फिर उनके शूज को अमेरिका में लाकर बेचना पड़ेगा, जिसका उसके पास बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। नवंबर 1962 में वो एक टूरिस्ट की तरह जापान गया और उसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एक छोटे से शहर में उसको एक शूज स्टोर मिला जिसके शूज उसको बहुत ही पसंद आए। ये शूज ओनित्सुका टाइगर कंपनी ने बनाए थे, जो उस वक्त के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के थे। ये शूज देखकर फिल ने उन्हें वापस अमेरिका इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया। अब जूते इंपोर्ट करना और उनका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं था। बहरहाल उसने अपने आप को एक शू डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और किसी न किसी तरह से कंपनी के फाउंडर से एक मीटिंग सेट कर ली। फिल ने वहां पर एक कंपनी का फर्जी नाम बना लिया और टाइगर कंपनी के शूज को जापान से अमेरिका इंपोर्ट करने के लिए एक ऑफर दे दी। हैरानी की बात यह है कि टाइगर कंपनी के मालिक ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर ली। फिल के पास अपने कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस पॉइंट पर वो टाइगर कंपनी का यूएसए में सोल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया था। उसको टाइगर कंपनी की तरफ से अपनी पहली शिपमेंट मिली 1963 में, जो सिर्फ 12 जोड़ों की थी। खैर, फिल ने इन जूतों को अपनी गाड़ी के ट्रंक से बेचना शुरू कर दिया। वो हर रेस ट्रैक तक जाता अपने जूते बेचने के लिए। ऑब्वियसली उसकी ये स्ट्रेटजी स्केलेबल नहीं थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस शख्स के पास गया जो जूतों के बारे में फिल से ज्यादा जानता था। वो उसका फॉर्मर कोच था और उसका नाम था बिल बावरमैन। बिल उस वक्त अमेरिका के सबसे बेहतरीन कोचेस में शुमार किए जाते थे। उसने मल्टीपल ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेन किया था। उसको टाइगर कंपनी के शूज इतने पसंद आए कि उसने पार्टनर बनने का फैसला कर लिया। इस तरह 1964 में बिल और फिल ने ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी की बुनियाद रखी और दोनों ने $500 ईच इन्वेस्ट किए। उन्होंने अपने $1000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो अपनी कंपनी के पहले शिपमेंट पे खर्च कर दी और 300 जोड़ों का ऑर्डर प्लेस किया। ये पहली शिपमेंट अप्रैल 1964 में अमेरिका पहुंची और बिल के कनेक्शन की वजह से सिर्फ 3 महीनों के अंदर सोल्ड आउट हो गई। बीआरएस ने अपने पहले ही साल में $8000 का बिजनेस किया और इस पैसे से बिल और फिल ने अपनी कंपनी के लिए सेल्समैन हायर करने शुरू किए। 1965 में उनका रेवेन्यू $20000 तक पहुंच गया और उन्होंने अपनी पहली फिजिकल स्टोर सेंटा मोनिका में खोली। लेकिन फिल जब बिजनेस साइड को हैंडल कर रहे थे तो असल इनोवेशन जो है वो बिल की तरफ से आ रही थी। बिल वही शख्स था जो जॉगिंग को अमेरिका लेकर आया था। 1966 में उसने इस पर एक किताब भी लिखी जो कि 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज में बिकी थी और ऑफ कोर्स उसकी कंपनी उन पहली कंपनीज में थी जो टाइगर शूज को अमेरिका में मार्केट कर रही थी। बिल बावरमैन इनोवेशन में खास मकाम रखता था और हर नई शिपमेंट के साथ वो कुछ शूज को काट कर देखता था। वो हमेशा उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता था, जैसा कि कुशन बढ़ाना या लाइट वेट मटेरियल इस्तेमाल करना। वो अपनी सारी सजेशन को एक पेपर पे लिखता जाता और हर नए ऑर्डर के साथ जापानीज को भेजता था ताकि जूतों में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। वो बेसिकली टाइगर कंपनी के शूज डिजाइन कर रहा था उनके लिए। ये बिल का ही एक डिजाइन था जो बीआरएस कंपनी को मेन स्ट्रीम में ले आया और उस डिजाइन का नाम था कॉर्टेस। ये 1968 तक बेस्ट सेलिंग शूज बन गए थे और इसकी बहुत बड़ी वजह ओलंपिक गेम्स जो मैक्सिको में हुए थे। कॉर्टेस की वजह से बीआरएस कंपनी ने 1968 में $3 लाख के शूज बेचे। लेकिन यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा था। कॉर्टेस इतना सक्सेसफुल हुआ था कि उनके पास स्टॉक ही नहीं था और वो डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो कोई नई शिपमेंट ऑर्डर करते तो वो पहली शिपमेंट से ज्यादा तेजी से बिक जाती। टाइगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का प्रोसेस बहुत ही स्लो था। असल में टाइगर कंपनी जो वो पहले जापानीज मार्केट में अपनी डिमांड को पूरा करती थी और जो बाकी बच जाता वो यूएसए में भेजती थी। बिल और फिल को ये पता था कि अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर से बढ़कर कुछ करना होगा। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि उनके पास सारे सक्सेस कार्ड्स हैं।
कोर्टेस डिजाइन जो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा था, वो उसको खुद मैन्युफैक्चर कर सकते थे अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद। उनका कॉन्ट्रैक्ट 1972 में एक्सपायर हो रहा था, म्यूनिख ओलंपिक्स से कुछ देर पहले। इस तरह फिल के पास अपनी बिग मूव के लिए काफी टाइम था। 1971 में फिल और बिल ने ब्रांडिंग पे काम शुरू किया और उनके पहले एम्प्लॉय ने नाइकी नाम सजेस्ट किया, ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। फिल को यहाँ पर एक लोगो की जरूरत थी। वो एक करीबी यूनिवर्सिटी में गया, उसने एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को पकड़ा और उसको $35 दिए पहला नाइकी का लोगो बनाने के लिए। इस तरह से उसने अपनी ब्रांडिंग कंप्लीट की और वो ओलंपिक्स गेम के लिए रेडी था। इस बार उसने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में फंसने की बजाय जापान में अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में लेकर फिल और बिल अपने विंग स्प्रेड कर रहे थे। आप इस ग्राफ में नाइकी की सेल्स देख सकते हैं। ये सारी सेल्स उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जापान में सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दी। उसके बाद से नाइकी की कहानी एक ग्रोथ की दास्तान बन गई। 1989 में वो अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी बन गए और इसकी वजह सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन थी, जस्ट डू इट। 1989 के बाद नाइकी का एसेंट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये फिल नाइट के अर्ली डेज से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मेरी बात का यकीन मत कीजिए। फिल नाइट ने 2016 में अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी। अपनी इस किताब में फिल नाइट ज्यादा डिटेल्स में जाता है जितना मैं इस वीडियो में नहीं जा सकता। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आई हो तो आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। उम्मीद है आपको आज की कहानी भी अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस।